Hello students, in this video we will cover chapter 2 that is introduction to securities market। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि सिक्योरिटीज़ मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, कितने तरीके की सिक्योरिटीज़ होती है और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, सिक्योरिटीज़ आर द ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहना चाह रहा है कि सिक्योरिटी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। एंड दैट शोज द एविडेंस ऑफ इंडेटेडनेस, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट। और डेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? दैट एक्नॉलेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ लोन या फिर डेट। और ओनरशिप इंटरेस्ट, ओनरशिप इंटरेस्ट किसमें मिलती है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, जिसके अंदर इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं। और इक्विटी रिलेटेड का मतलब क्या हो गया? हिस्सेदारी, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। These includes equity shares, preference shares, debentures, bonds and other instrument। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, वो लोग जिनके पास सरप्लस फंड मनी होती है, बोरोअर्स और सीकर्स ऑफ फंड, जिनको वैल्यू जनरेट करनी होती है, जिनको प्रोडक्शन बिजनेस प्रोडक्शन करना होता है, और इंटरमीडिएट्स जो बोरोअर्स और लैंडर्स या फिर बोरोअर्स और इन्वेस्टर्स को दोनों को आपस में मिलाती है, एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज जो पूरी मार्केट को रेगुलेट करती है। तो एक फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट बीच में रहेगा और उसके बाद सरप्लस फंड्स किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड यानी गृहस्थ लोगों के पास, बिजनेस फर्म के पास भी सरप्लस फंड होते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट करती है तो उनके पास सरप्लस, और गवर्नमेंट के पास तो होते ही है। एज वेल एज फॉरेनर्स आर ऑल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट। तो वो अपना फंड जो चैनलाइज करते हैं किसके थ्रू करते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, एमएफ हो गया, म्यूचुअल फंड, हेज फंड हो गया। तो ये सारे क्या है? पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। ये सरप्लस फंड्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में जाते हैं। फिर इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इन फंड्स को चैनलाइज करती है और इंडिविजुअल्स के बिहाफ पे इन फंड को मैनेज करके कहाँ भेजती है? अगेन बिजनेस फर्म में, ऐसी कंपनीज जिनको पैसों की जरूरत होती है। गवर्नमेंट भी पैसा रेज करती है अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए। हाउस होल्ड यानी लोन, पर्सनल लोन हो गया, या फिर फॉरेनर, और फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो जो सरप्लस इनकम वाले हैं कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे वही डेफिसिट वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी का क्या मतलब होता है? ओनरशिप। इक्विटी माने ओनरशिप, ओनरशिप इन द कंपनी। और व्हाट डू वी मीन बाय ओनरशिप? यहाँ पे ओनरशिप का क्या मतलब है? देखिए, ओनरशिप का मतलब है राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का राइट मिलना, प्लस राइट टू से इन द बिजनेस एजेंडा ऑफ अ कंपनी, उसको हम बोलते हैं वोटिंग राइट। तो आपको वोटिंग राइट मिलते हैं और आपको प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर्स के साथ दो बेनिफिट्स अटैच होते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड एंड राइट टू से या फिर राइट टू वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप, हिस्सेदारी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली ओन द कंपनी, और सारे मिलकर इसको ओन करते हैं, एंड दे बियर द रिस्क एंड एंजॉय द रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब डिबेंचर, बॉन्ड्स और नोट्स की अगर हम बात करें तो जब देखिए कोई भी प्राइवेट प्लेयर डेट इशू करता है तो उसको डिबेंचर बोलते हैं, प्राइवेट प्लेयर। जब गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको बॉन्ड बोल देते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी। और नोट्स, ये भी एक तरीके से बॉन्ड ही होता है। तो डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट, जब कंपनी कर्ज पे पैसे उठाती है, ब्याज पे पैसे उठाती है। डिबेंचर्स आर ईदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि या इनके लिए कोलेटरल डिपॉजिट किया हुआ है, कंपनी ने कोलेटरल रखवाया हुआ है। और अनसिक्योर्ड का क्या मतलब हो गया कि कंपनी ने कोई कोलेटरल नहीं रखवाया हुआ है। तो जो सिक्योर्ड होते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, अनसिक्योर्ड का इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड सच एज फुली कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का क्या मतलब है? वो बॉन्ड या डिबेंचर जो लेटर डेट में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर मेच्योरिटी के टाइम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टिबल, जिनकी रीपेमेंट ऐसी हो जाएगी वो कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे, या फिर पार्टली कन्वर्टिबल, जिसमें से सर्टेन परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएंगे और सर्टेन परसेंटेज की पेमेंट कर देगी कंपनी। दे कुड बी इशूड इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन कंपनीज जाके फॉरेन मार्केट से भी पैसा उठा सकती है। सो फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर फुली कन्वर्टिबल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का भी ऐसी है, और एनसीडीज का भी जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनके अंदर कन्वर्जन का फीचर होता ही नहीं है।
देन टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, देखिए फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स वो होते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ए लिमिटेड एक कंपनी थी जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, और इसके जो वेंडर्स हैं जो इसको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वो यूएसए में रहते हैं, तो इसको यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती होगी। अब क्योंकि इसके जो क्लाइंट है वो इंडिया में है, तो यूएस डॉलर इसको ऑन तो होता नहीं है, तो यूएस डॉलर में पेमेंट कैसे करेगा? तो ये क्या कर सकता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राइट दिया है, और वो राइट क्या है कि ये यूएस के अंदर जाके यूएस की पब्लिक से बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज कर सकता है। यूएसए में बॉन्ड रेज करेगा और बॉन्ड से पब्लिक से रेज करके यूएस डॉलर ले सकता है। अब यूएस डॉलर से फिर क्या करेगा, वहां पे पेमेंट कर देगा। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स कौन से होते हैं, उनकी लोकल करेंसी के अंदर जो बॉन्ड्स इशू होते हैं। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स issued by a company in a currency that is different from the currency of its home country. Companies in emerging markets may prefer to issue bonds in USD और करेंसी ऑफ अदर। और फॉर चार सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर, यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स है, और उसका जैपनीज है। देन एक्सटर्नल बॉन्ड्स, अब देखिए एक्सटर्नल बॉन्ड्स को यूरो बॉन्ड भी बोला जाता है। अब इसको समझिए सेम एग्जांपल से, अगर मिस्टर ए को चाहिए थे यूएस डॉलर, लेकिन उन्होंने यूएस डॉलर यूएसए से नहीं रेस किए, यूएसए की पब्लिक से नहीं रेस किए, उन्होंने ले लिए यूएई से, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट की पब्लिक से रेस कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, यूरो बॉन्ड हो जाएगा। तो यूरो बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, आपने किसी फॉरेन कंट्री से बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करा, लेकिन उसकी लोकल करेंसी में नहीं, किसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करेंसी में, ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे, एक्सटर्नल बॉन्ड। तो external bonds are also referred as euro bonds and these bonds are issued in a currency that is different from the currency of the country in which it is situated, ठीक है। तो यूए की करेंसी क्या है, दिरहम, यूए की करेंसी क्या है, दिरहम, तो आपने दिरहम में ना रेस करके उसको यूएस डॉलर में रेस करके, तो वो यूरो बॉन्ड्स हो जाएंगे। अब मसाला बॉन्ड क्या है, अगर आपने यूएई में जाके रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो वो मसाला बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो मसाला बॉन्ड्स जो कंपनी इशू करती है, अगर उसी कंपनी की लोकल करेंसी में इशू होते हैं, तो वो मसाला बॉन्ड कहलाया जाता है। तो एक्सटर्नल बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन इंडियन नेशनल रुपीज आर रेफर्ड टू एज मसाला बॉन्ड, सिंपल। देन वारंट्स एंड कन्वर्टिबल वारंट्स, देखिए वारंट्स क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं जो इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, और उन ऑप्शंस के साथ क्या आता है, एक राइट होता है, और राइट क्या होता है कि फ्यूचर डेट के अंदर ये वारंट्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। तो इसके लिए उनको वारंट्स पे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब जब ड्यू डेट आती है, जब मेच्योरिटी की डेट आती है, वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट देके या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर वो अपना जो उनको राइट मिला है वो राइट को छोड़ के जा सकते हैं। उस केस में क्या होगा, कंपनी जो है प्रीमियम को फोरफीट कर लेगी, सिंपल। सो वारंट आर ऑप्शंस दैट एंटाइटल एन इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम, यानी फ्यूचर में। ओनली अ फ्यू कंपनीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट हैव इशूड वारंट नाउ। तो उसमें प्रीमियम होता है, प्रीमियम देके आप वारंट खरीद सकते हो, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होता है वो आपको मेच्योरिटी में देना होता है। देन इंडेक्स, अब देखिए इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज of different backgrounds which indicate the price trends of the underlying securities collectively to indicate the overall market trend। तो जैसे कि मान के चलिए हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज है, 50 कंपनीज को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कौन करता है, निफ्टी 50 करता है। अब ये जो 50 कंपनीज हैं ये डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है इनके, और डिफरेंट बिजनेसेस हैं इनके। अब ये डिफरेंट बिजनेसेस से क्या है कि ये सारे सेक्टर्स को कवर कर लेता है, और सारे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को एक साथ इंडिकेट करके बता देता है इंडेक्स के पॉइंट में। तो अब फॉर दैट एग्जांपल मान के चलिए निफ्टी 50 की वैल्यू चल रही है 25,500, तो ये 50 कंपनीज की कलेक्टिवली वैल्यूज को दिखा रहा है कि कलेक्टिव वैल्यू कितनी है, 21,500। तो ये इन शॉर्ट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बताता है कि अगर निफ्टी 50 की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कैसा है, बुलिश है, और यानी सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। अगर निफ्टी 50 की वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड वीक है और सेलर्स ज्यादा मार्केट में हावी है। तो अगेन इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, मार्केट ओरिएंटेड इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्स। अब मार्केट ओरिएंटेड इंडेक्स वो होगा जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग नहीं करते, इसमें सेट ऑफ कंपनीज हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आएगा निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के अंदर सारी कंपनीज अलग हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, या मिड कैप हो गया, मिड कैप 50, तो ये सारे मार्केट इंडेक्स हो गए।
सेक्टोरल इंडेक्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे होमोजीनियस कंपनीज होती है, होमोजीनियस एक जैसी, जैसे कि हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, इसमें सारी फार्मा कंपनीज होंगी। जैसे फिर आईटी हो गया, आईटी इंडेक्स, तो उसमें आईटी आईटी कंपनीज होंगी, तो पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करती है। देन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अब देखिए म्यूचुअल फंड यूनिट क्या होती है, जैसे आप किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले आपको यूनिट्स अलॉट करते हैं उन शेयर्स की जगह। फिर वो यूनिट्स का क्या करेगा, जो आपने पैसा दिया उसका म्यूचुअल फंड आपको यूनिट इशू कर देगा, फिर उस पैसे का म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट करेगा। और म्यूचुअल फंड की एक टीम होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को आपके बिहाफ पे मैनेज करती है। कैसे मैनेज करेगी, सिक्योरिटीज मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा के, जो भी म्यूचुअल फंड का स्कीम ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो पैसा आपका मैनेज कर दे। तो इन शॉर्ट ये पूल होता है, इन्वेस्टमेंट पूल। म्यूचुअल फंड इज ए इन्वेस्टमेंट पूल दैट है विच हैज कलेक्टेड मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। देन ईटीएफ। अब ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज माने स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडेड माने बाय और सेल, और फंड माने म्यूचुअल फंड। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय और सेल होते हैं। अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड या तो आपको एएमसी की वेबसाइट से खरीदने पड़ते हैं या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने पड़ते हैं, तो दो बंदों से आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करके बनाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है, और म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, आपका पैसा एज इट इज एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करके उस बास्केट के अंदर डाल देते हैं। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज है, तो ये आपका पैसा लेके उन्हीं 50 कंपनीज में एग्जैक्ट उसी रेशो में लगाएंगे जिस रेशो में वो निफ्टी 50 में एग्जैक्ट करता है। तो निफ्टी 50 के अंदर कुछ कंपनीज की हैवी वेटेज होगी, कुछ कंपनीज की लो होगी वेटेज, कुछ कंपनीज की मीडियम वेटेज रहती है। उसी वेटेज के हिसाब से आपका पैसा निफ्टी 50 की पूरी सेट ऑफ कंपनीज में लगा दिया जाएगा। या फिर मान के चलिए जैसे गोल्ड का ईटीएफ भी आता है, तो गोल्ड का ईटीएफ क्या करेगा, आपसे पैसे लेके गोल्ड परचेज कर लेगा उसका। अब जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे आपके ईटीएफ के ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएंगे। तो ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है बस ईटीएफ। देन प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब किसी एक सेट ऑफ इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना, और ये प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड होता है। अब ये भी शेयर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, इसमें केवल डिविडेंड मिलता है, और इसमें फिक्स्ड डिविडेंड होता है, और इसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है विथ फिक्स टेन्योर। ये प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड है। अ स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर दैट हैव प्रेफरेंस ओवर कॉमन और ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर को हमेशा हर साल डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिक्स रेट का डिविडेंड इनको देना कंपलसरी है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस। और उसके बाद इनकी रीपेमेंट भी होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी ने रेज करा है वो रीपेमेंट उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैक्सिमम इंडिया के अंदर 20 साल के लिए प्रेफरेंस इशू कंपनी ला सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम 20 साल के लिए आ सकते हैं, इनका टेन्योर है। इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, लेकिन डिविडेंड मिलेगा हर साल, कंपलसरी है। देन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये वो इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू अमेरिकन पब्लिक, या अमेरिकन पब्लिक को अगर इक्विटी शेयर्स ऑफर करे किसी इंडियन कंपनी ने तो उसको एडीआर बोला जाएगा। So these depository receipts issued and traded in the USA are issued by a non-US company. ADRs are one of the most popular depository receipts and many companies across the world have issued ADRs. अब इंडिया के अंदर किसमें, ASE, इन्फोसिस, विप्रो, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, सबने अमेरिकन मार्केट से पैसा उठा रखा है, ठीक है। अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, कोई भी फॉरेन कंपनी इशूइंग शेयर्स टू इंडियन रेजिडेंट्स। इंडियन रेजिडेंट को अगर कोई फॉरेन कंपनी शेयर देती है तो वो आईडीआर कहलाया जाएगा। सो दे आर इशूड एंड ट्रेडेड इन द इंडियन मार्केट बाय द नॉन इंडियन कंपनी रेफर टू एज आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। और इंडिया के अंदर आज तक केवल एक ही फॉरेन कंपनी आई है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी अब अपने जो आइडियाज हैं वो डीलिस्ट करा लिया है। आज की तारीख में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया में नहीं है, उसके शेयर्स नहीं है,
ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिका को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, इफ इंडियन कंपनी raises equity from investors around the globe. अमेरिका को छोड़ के अगर कंपनीज किसी और देश से पैसा उठाती है तो वो जीडीआर कहलाया जाएगा, लेकिन अगर अमेरिका की पब्लिक से उठाती है तो वो एडीआर कहलाया जाएगा, सिंपल। और ये कौन करेगा? इंडियन कंपनीज करेंगी। तो मोस्टली जीडीआर कहाँ पे आता है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, या जैसे लग्जमबर्ग में आ जाएगा, जर्मनी में आ जाएगा, एडवांस इकोनॉमी जितनी भी है, यूके में आ जाएगा, है ना। तो जीडीआर हमेशा वहाँ पे आते हैं। ये नॉन अमेरिकन रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं, बस ध्यान रखिए। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अब देखिए ये वो बॉन्ड्स है जो फॉरेन करेंसी में रेज किए जाते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटीज के अंदर, बस सिंपल। इनका फीचर क्या होता है? इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, यूएस डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी, और इनको फिर कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो एफसीसीबीज आर द फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, आर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कन्वर्टिबल डेट पेपर्स इशूड बाय द कंपनीज इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और इसमें फ्रेमवर्क किसका फॉलो होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन भी लेनी पड़ती है और प्रॉपर इंटीमेशन भी देनी पड़ती है। So that's it from this video. We'll continue the rest of the topics in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.